नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के पेपर 2 के बारे में। जो छात्र छात्राएं बीए के 5वें सेमेस्टर में हैं और जियोग्राफी का पेपर देने जा रहे हैं पेपर 2 का, जिसमें आपको रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के उपयोग के बारे में पढ़ना है। जीआईएस मतलब होता है आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली कहते हैं हिंदी में इसको। ठीक है। रिमोट सेंसिंग को सुदूर संवेदन कहते हैं। तो सुदूर संवेदन और जीआईएस के उपयोग यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली के उपयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये पेपर का नाम है। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं इससे पहले चैप्टर मतलब कि पेपर 1 के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। इसमें मैंने ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जो कि आपकी परीक्षा में आ सकता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड, भाषा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी और ऐसे चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया लखनऊ विश्वविद्यालय। ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालयों में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के उपयोग पेपर 2 में जियोग्राफी के शामिल है। उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी टाइप के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स में बताऊंगा। बेसिकली पूरा का पूरा पेपर 2026 वाला सॉल्व करूंगा जो पेपर आया हुआ है। मैं सबसे पहले आपको पेपर दिखाऊंगा और पेपर के से इतर भी मैंने प्रश्नों को रखा है। तो पेपर से मतलब पेपर पहले दिखा दूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपकी बार जो आने वाले प्रश्न हैं उनके बारे में विस्तार से आपको बताऊं। पेपर कुछ इस तरीके से आएगा आपका। देखिए 5th सेमेस्टर का 2025-26 की परीक्षा 26, 27, 28, 29 सभी के लिए लेक्चर महत्वपूर्ण होगा। एग्जामिनेशन 2025-26 जियोग्राफी का पेपर 2 बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर। 2 घंटे का समय आपसे लिया जाएगा और 2 घंटे के समय में आपको 50 नंबर का पूर्णांक होता है, क्योंकि जियोग्राफी जो है आपका वैसे 75 नंबर का पूर्णांक होता है। ठीक है। लेकिन ये 50 नंबर का इसलिए चूंकि आपका 25 नंबर प्रैक्टिकल से इसमें मिल जाता है। ये बात आप ध्यान जानिए। जियोग्राफी, होम साइंस ये सब ऐसे सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है। यहाँ पर प्रैक्टिकल भी आपका होता है तो उसके भी नंबर जुड़ते हैं। आपसे कह रहा है कि निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 खंड में पेपर बटा हुआ होता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, खंड बा से लघु उत्तरीय, खंड सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरी सर तो आपको पेपर पैटर्न तो बेसिकली पता ही होगा, बस क्वेश्चंस को समझे और क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला को देखें। सबसे पहले पेपर देखें, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में हो। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए 50 शब्द या 100 शब्द का इंस्ट्रक्शन अधिकतर विश्वविद्यालय देते हैं। मेन फोकस क्या है मेरा इन प्रश्नों के बारे में कि प्रश्न देखें कैसे आते हैं। व्हाट इज द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सुदूर संवेदन उपग्रह क्या है इसके बारे में बताएं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज रिमोट सेंसिंग सेंसर, सुदूर संवेदन संवेदक क्या होते हैं जो हमको हम तक सूचनाओं को पहुंचाते हैं, उन्हीं को सेंसर कहा जाता है। ठीक है। तो इस सभी के बारे में। और सुदूर संवेदन के लिए जो उपग्रह है, सैटेलाइट है जो आसमान में छोड़े गए हैं वो हम तक जानकारी पहुंचाते हैं, उन्हीं को सैटेलाइट उपग्रह कहते हैं। व्हाट इज स्पेक्ट्रल रीजन यानी कि वर्णक्रमीय क्षेत्र क्या है इसके बारे में बताएं। वही अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया डेफिनेशंस ऑफ जीआईएस, जीआईएस की परिभाषा दीजिए। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है इसकी परिभाषा देना है। व्हाट इज क्यूजीआईएस यानी कि क्यूजीआईएस क्या होता है इसके बारे में बताएं। ये आपके नॉर्मली 5 क्वेश्चन था अति लघु उत्तरीय का। सेक्शन बी यानी खंड बा की बात की है, लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ से करा कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड, यानी किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 200 शब्दों में देना है या 200 शब्दों से अधिक ना हो, ऐसा गाइडलाइन दी गई, निर्देश दिया गया है। अब आइए इसी निर्देश के अकॉर्डिंग मैं प्रश्नों को देखता हूं। प्रश्न कौन कौन से, जैसे प्रश्न देखेंगे एक्सप्लेन जियोग्राफिक स्कोप ऑफ रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन के भौगोलिक विषय क्षेत्र को समझाइए या बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण को समझाइए। बढ़िया क्वेश्चन है परीक्षा में। मैं अपने हिसाब से कई प्रश्नों को नया शामिल किया हूं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। बहरहाल पेपर भी आप देख लीजिए, इन प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा। हमारे पहले वाले मॉडल पेपर में जो हमने इससे पहले दिया उसमें भी कई सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे और इस वीडियो में मैंने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, अभी मैं चर्चा करूंगा। व्हाट इज द रिसोल्यूशन, डिस्क्राइब इट्स मेन टाइप्स, संवर्धन क्या है इसके मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ डिगिटा, ठीक है, डिजिटल इमेज प्रोसेस यानी अंकीय बिंब, डिजिटा इमेज प्रोसेसिंग अंकीय बिंब प्रसंस्करण की अवस्थाओं को समझाइए।
अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन अर्बन प्लानिंग। नगरीय नियोजन में सुदूर संवेदन का क्या उपयोग है, क्या अनुप्रयोग है, इसके बारे में बताएं। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रश्न है एक्सप्लेन द लैंड यूज यानी लैंड कवर मैपिंग विथ एग्जांपल, यानी भूमि उपयोग, भूमि अनाच्छादन, मानचित्रांकन को उदाहरण सहित समझाइए आप। इसके अलावा अगला क्वेश्चन से बेरी फ्लाई एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस। जीआईएस के मूलभूत अंगों का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही जबरदस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इसी श्रृंखला में, एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, निर्देशांक प्रणाली क्या है उसको समझाइए। ये आपके अति लघु उत्तरीय के कई सारे क्वेश्चंस थे। अब हम चर्चा करते हैं सेक्शन सी यानी कि दीर्घ उत्तरीय टाइप के, जहां पर क्वेश्चंस आते हैं तो इनको 2 प्रश्न आपको करने होते हैं और 500 शब्दों का उत्तर आपको लिखना होता है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर कीजिए, ऐसा आपको निर्देश मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझें। इकाई 1 आपसे कह रही है, इसमें इकाई 1 से प्रश्न है, डिफाइन रिमोट सेंसिंग एंड डिस्क्राइब इट्स स्कोप। सुदूर संवेदन को परिभाषित कीजिए और इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन से परीक्षा में आता है। आप चाहे तो ये करें और नहीं मन है तो आप इसके स्थान पर अथवा करके कई 2 से बनने वाले प्रश्न को कर सकते हैं। व्हाट इज पोलर सैटेलाइट? पोलर सैटेलाइट क्या है, यानी ध्रुवीय उपग्रह किसे कहते हैं। एक्सप्लेन इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। ये दूसरा दीर्घ उत्तरीय बढ़िया प्रश्न है। चाहो आप ये करो चाहे वो करो, ऐसे 5वें में आप 5वां करो चाहे 6वां करो, दोनों में से कोई एक करना और करके दिया है। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन में सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग को समझाइए। आपदा प्रबंधन में ही आप देखते हैं रिमोट सेंसिंग का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। आपदाओं को समझने के लिए, आपदाओं को जानने के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग होता है। यूनिट 4 की अगर बात की जाए तो देखेंगे, प्रेजेंट कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ रास्टर एंड वेक्टर डाटा सिस्टम। रास्टर एंड वेक्टर आंकड़ा पद्धति का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से आपको 4 क्वेश्चंस थे, 4 में से 2 ही करने थे। ठीक है, तो बड़ा जबरदस्त पेपर आपका था, इसको मैंने आपको दिखाया। अब मैं इसको सॉल्व करवाने का प्रयास करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है इनमें से, जो मैंने अपने हिसाब से भी बताया है कि आगे भी, क्योंकि यही सेम पेपर तो आएगा नहीं, इससे थोड़ा सा बढ़ करके आएगा, इधर उधर का आएगा, तो उसके हिसाब से मैंने पेपर सेट किया है। सबसे पहले खंड आ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको दिखाते हैं। आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग की परिभाषा दीजिए। ये प्रश्न आपका परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सुदूर संवेदन, रिमोट, सुदूर माने रिमोट, सेंसिंग जैसे एक रिमोट होता है बेटा, जैसे ये रिमोट है, अभी मैं इसी रिमोट से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, इस डिजिटल बोर्ड को, कैमरे को, एसी को, एसी का रिमोट अलग होता है। ये दूर से ही क्या करता है, सुदूर इसीलिए कहते हैं क्योंकि दूर की वस्तुओं के लिए हमारे हाथ में है, लेकिन हम दूर सी वस्तुओं को ऐसे दिखा करके कर देते थे। पहले आप टीवी या सीडी लगाते हुए देखते होंगे, जब चलता था तो रिमोट से सीडी में एकदम से नजदीक जाकर के उसमें रिमोट की बटन दबानी पड़ती थी हमको, सीडी तब जाकर के अंदर होती थी, उसमें कैसेट जाती थी। लेकिन कुछ समय के बाद में क्या हुआ, रिमोट सेंसिंग प्रणाली और डेवलप हुई, और यही रिमोट जो था बेटा, इसको हम दूर से ही कहीं बैठे अपने बिस्तर में बैठे हैं, रजाई ओढ़े हैं, आराम से बटन दाबा और टीवी में आपका खुल गया टीवी। आपको सीडी तक जाना नहीं पड़ा कि ऐसे एकदम से जा करके वहां पे एकदम से मुंह पड़ के, जैसे यहाँ पर, जैसे पहले हम यहाँ पर एकदम लगाते थे, तब जाकर के बटन दाबेंगे तो काम करता था। अब यहीं से हम दाब देते, काम करता है। और अब और डेवलप हो गया है कि आप लेटे हैं, उधर आपको ऐसे ये भी नहीं करना कि इसी की तरफ ऐसे आपको करना है, कहीं से भी इधर मुंह हो उधर मुंह हो, कहीं से आप दाब दो तो काम कर जाएगा। कहने का मतलब रिमोट सेंसिंग है, तो दूर से ही चीजों को हैंडल किया जाता है। इसमें एक ऐसी तकनीक होती है रिमोट सेंसिंग, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु, किसी विषय, किसी क्षेत्र यानी रीजन या किसी घटना की सीधे संपर्क में आए बिना, यानी हम उस वस्तु के सीधे संपर्क में नहीं आते हैं, ना ही हम उस क्षेत्र में जाते हैं, और ना ही हम उस घटना से रूबरू होते हैं जाकर के वहां प्रत्यक्ष रूप से। हम उस घटना के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में, उस वस्तु के बारे में बिना उसके बारे में जान, मतलब कि बिना वहां पर संपर्क के आए बिना या वहां पर बिना गए ही हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं सुदूर संवेदन के द्वारा। ठीक है, जैसे कहीं से फोटो आ गई तो उस एरिया के बारे में हमको जानकारी मिल गई, सुदूर संवेदन, दूर की चीजों की जानकारी बिना वहां पर जाए प्राप्त करने की टेक्निक को सुदूर संवेदन कहा जाता है। यह प्रक्रिया विमानों या उपग्रहों यानी सैटेलाइट पर लगे संवेदकों यानी सेंसर्स लगे होते हैं, कहां पर, या तो विमान में लगा होता है, या फिर जो उपग्रह हमारे अंतरिक्ष में सेट किए गए हैं उपग्रह, या कुछ क्रिया करने वाले ग्रह हैं, उपग्रह हैं जो घूमते रहते हैं पृथ्वी के साथ साथ,
तो कई प्रकार के उपग्रह हैं, वहीं पर सेंसर सेट कर दिए जाते हैं, कैमरा सेट के लिए कर दिए जाते हैं, तो वो हमको जानकारी देते रहते हैं। ठीक है, तो संवेदकों के माध्यम से पूरी जानकारी हमको मिल जाती है। विमानों पर या उपग्रहों में जो हम सेंसर्स लगाते हैं, उन्हीं सेंसर्स के माध्यम से हमको जानकारी, दूर की जानकारी मिल जाती है घर बैठे। ठीक है, कहीं पर कोई इंटरव्यू हो रहा है और आप घर पे बैठ के इंटरव्यू को सुन पा रहे हैं, तो ये सब रिमोट सेंसिंग के द्वारा ही संभव है। सरल शब्दों में कहें तो जैसे हमारी आंखें दूर स्थित वस्तु को बिना छुए देख लेती हैं, वैसे ही उपग्रह अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरें लेता है और उस तस्वीरों को हम देख पाते हैं कि हमारा पृथ्वी ऊपर से देखने पर कैसी होती है। मैं ऊपर गया नहीं, लेकिन ऊपर से पृथ्वी की छवि हम देख लेते हैं। यही टेक्निक को रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। उदाहरण के रूप में अगर समझे, जैसे गूगल अर्थ एक एप्लीकेशन होता है, उस पर अपने घर की तस्वीर देखना आप सुलभ हो पाया है और सुदूर संवेदन का एक हिस्सा है, ये बात सकते हैं। शानदार उदाहरण है। इसमें सूर्य की रोशनी या कृत्रिम ऊर्जा की तरंगे वस्तु से टकरा करके वापस जाती है, जिससे सेंसर रिकॉर्ड कर लेता है और हमारे घर की जो फोटो है, हमारे घर कैसा ऊपर से दिखने में लगता है, सब कुछ आपको पता चल जाता है। ऐसे ही जीपीएस सिस्टम आप देखते हैं, सब कुछ इसी पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न, प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? प्लेटफॉर्म क्या है? देखिए, सुदूर संवेदन में प्लेटफॉर्म उस आधार या वाहन को कहते हैं जिस पर कैमरे या सेंसर्स लगाए जाते हैं। वो कोई विमान हो सकता है, कोई प्लेटफॉर्म या कोई एक स्थान हो सकता है जहां पर हम उस कैमरे को, उस सेंसर्स को सेट करते हैं, उसी को प्लेटफॉर्म कहते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी का प्लेटफॉर्म अलग होता है, हवाई जहाज का अलग होता है, ऐसे ही इनका जो है सेंसर्स को जहां पर फिट किया जाता है, उस स्थान को प्लेटफॉर्म कहा जाता है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई और स्थिरता यह तय करती है कि डेटा कितना सटीक होगा, डेटा कितना अच्छा होगा, जानकारी कितनी अच्छी हमको मिलेगी वहां से। ठीक है, इसके प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। भू आधारित एक सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह होते हैं, प्लेटफॉर्म। जैसे ऊंचे टावर या क्रेन जो होते हैं उस पर हम सेट कर, ऊंचे टावरों पर हम सेट कर देते हैं, या क्रेन पर हम सेट कर देते हैं अपना सेंसर्स या अपना हम कैमरा वगैरह। ठीक है, दूसरा होता है वायु आधारित, जैसे गुब्बारे, हेलीकॉप्टर या ड्रोन के माध्यम से हम चीजों को, जानकारी को इकट्ठा कर ले, तो ड्रोन, गुब्बारा, हेलीकॉप्टर, ये सब भी आपके रिमोट सेंसिंग के आपके उपग्रह के रूप में, सॉरी, प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हैं। और अगला होता है तीसरा, अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म। जैसे कृत्रिम उपग्रह यानी सैटेलाइट्स हो गए और स्पेस शटल जो हो गए, इन सभी ऐसे हैं जो कि अंतरिक्ष में स्थित है। वहां पर हम सेंसर्स और इनको लगा करके और वहां से जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखें तो ड्रोन एक आधुनिक प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग शादियों में प्लेट फोटोग्राफी या खेतों की निगरानी के लिए किया जाता है। आप देखते हैं, कैमरा या ड्रोन के माध्यम से हम खेतों को या नहर की या नदी की संरचना का पता लगा पाते हैं, या शादी ब्याह में अगर ऊपर से हमको फोटो लेनी, पूरा घर की, छत की, पेड़ पौधों की बढ़िया तरीके से फोटो आती है ऊपर से, तो हम ड्रोन कैमरा बंधाते हैं। ठीक है, तो ड्रोन कैमरा वो होता है। तो यही एक ड्रोन जो है, ये क्या होता है, एक ड्रोन क्या होता है, जो उड़ने वाला होता है, उसी पर कैमरा सेंसर सेट कर दिया जाता है ड्रोन में, और उड़ जाता है ऊपर से फोटो खींचता है। ये टेक्निक, ये प्लेटफॉर्म यानी ड्रोन एक प्लेटफॉर्म होता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। तीसरा प्रश्न है, नादिर बिंदु, नादिर पॉइंट को परिभाषित कीजिए। ये क्या होता है? देखिए, सुदूर संवेदन और छाया चित्रण में संवेदक यानी सेंसर्स या कैमरे के पीठ के नीचे, सॉरी, कैमरे के ठीक नीचे पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को नादिर बिंदु कहा जाता है। जैसे कि कोई ड्रोन है या कोई कैमरा है, कोई संवेदक है, तो यहाँ पर आप उसके ठीक नीचे वाले, यानी ऊपर सेट कर दिया गया है, उसके ठीक नीचे वाले पृथ्वी को, ये इसको नादिर बिंदु कहा जाता है। ठीक है, ये कैमरा सेट है, ये सेंसर सेट है, इसके ठीक नीचे वाले इलाके को हम लोग नादिर बिंदु कहते हैं। यदि हम सेंसर से पृथ्वी की ओर एक सीधी लंबवत यानी वर्टिकल रेखा खींचते हैं, जहां पर हमने कैमरा सेट किया है, सेंसर सेट किया, वहां से सीधी रेखा एकदम नीचे की तरफ, तो वह रेखा जिस सतह से टकराएगी, जिस जगह टकराएगी, वही जगह नादिर बिंदु कहलाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। महत्व तो इसका यह है कि नादिर से ली गई तस्वीरें एकदम सीधी होती हैं और इनमें वस्तु का ऊपरी हिस्सा स्पष्ट दिखता है। इसके विपरीत दिशा को जेनिथ यानी कि जेनिथ कहते हैं, जो आकाश की ओर होता है, यानी ऊपर वाला जहां पर ये सेंसर सेट है उसको जेनिथ कहा जाता है, उस बिंदु को, उसके ऊपर वाले बिंदु को जहां पर हो जाता है उसको जेनिथ कहते हैं, और इसको नादिर बिंदु कहते हैं। नादिर नीचे होता है पृथ्वी पर, और वो अंतरिक्ष में होता है आपका कौन सा, जेनिथ। ठीक है, उदाहरण के रूप में जैसे समझे, यदि आप अपने हाथ में कैमरा लेकर के बिल्कुल अपने पैरों के बीच की जमीन की फोटो खींचते, पैरों के बीच यानी आप कैसे कैमरा लिया और अपने पैरों के बीच की जमीन की फोटो खींचा,
तो वह केंद्र बिंदु नादिर बिंदु कहलाएगा, आपका जो जिस ठीक नीचे आपके जो कैमरे के ठीक नीचे होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, जीपीएस के उपयोग बताएं। जीपीएस, जियोग्राफिक जीपीएस, ठीक है, जियोग्राफिक जीपीएस आप जानते होंगे। जीपीएस की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या नाम है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस का पूरा नाम है। ठीक है, ग्लोबल यानी वैश्विक पोजिशनिंग सिस्टम। इसका मुख्य कार्य पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति या वस्तु की सटीक स्थिति यानी लोकेशन बताना होता है। जीपीएस सब जब आप ऑन करते हैं तो आपकी लोकेशन, रास्ता किधर, कहाँ, कैसे जाना है, सब कुछ आपको जानकारी कहाँ से मिलती है? जीपीएस के माध्यम से ही मिलती है। जीपीएस जो है उसके माध्यम से हम कहीं पर रोड मैप वगैरह सब देखते हैं तो उसी से देखते हैं। नेविगेशन, रास्ते खोजने और गंतव्य तक पहुंचने के लिए जैसे गूगल मैप्स का प्रयोग जो हम करते हैं, गूगल मैप्स जो होता है जीपीएस सिस्टम पर ही काम करता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर ही काम करता है। कोई भी चीज कहां पर है ये हमको जीपीएस बताता है। ठीक है, ट्रैकिंग, जैसे वाहनों, अपराधियों या पालतू जानवरों की लोकेशन ट्रैक करना हुआ तो जीपीएस के माध्यम से हम लोकेशन ट्रैक कर पाते हैं। सर्वे करना हुआ, जैसे मानचित्र बनाने और भूमि की पैमाइश करने में भी जीपीएस की महती भूमिका होती है, जीपीएस की इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। इसके अलावा सैन्य संचालन में भी जीपीएस की काफी इंपॉर्टेंट भूमिका है। मिसाइल गाइडेंस और सैनिकों की हलचल की निगरानी रखने के लिए जीपीएस सिस्टम का प्रयोग करते हैं कि कहां पर क्या है, कहां पर मिसाइल दागनी, कितनी दूरी पर जाकर के गिरेगी, वो सब कुछ हमको यहाँ से पता चल जाता है जीपीएस के माध्यम से। उदाहरण के रूप में अगर समझे, जैसे स्विगी या जोमेटो से जब आप खाना मंगाते हैं, ऑर्डर करते हैं कोई भी चीज, तो मंगाते समय डिलीवरी बॉय की लोकेशन देखना जीपीएस के कारण ही संभव हो पाता है। डिलीवरी बॉय लोकेशन देखता है कहाँ पर मंगाया गया, कहाँ से कहाँ पर हमको जाना, कहाँ से पहुंचा था, पूरी डिटेल आप डालते हैं और वो बेचारा वो पहुंच जाता है अपना वो डाल करके, गूगल मैप्स डाल करके। ठीक है, आगे देखते हैं, वही होता है जीपीएस। बफरिंग, बफरिंग से आप क्या समझते हैं? जीआईएस यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में बफरिंग एक विश्लेषण तकनीक होती है, एनालिसिस करने की एक टेक्नोलॉजी होती है। जीआईएस में कौन सी? बफरिंग, जिसका उपयोग किसी बिंदु या रेखा किसी क्षेत्र के चारों ओर एक निश्चित दूरी का घेरा बनाने के लिए किया जाता है। बफरिंग का उपयोग यानी बफर जोन जिसको आप कह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इस घेरे को बफर जोन कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई बिंदु है, इसके बारे में हमको कोई जानकारी प्राप्त करनी है, इसके पूरे एरिया को हम एकदम सील कर लेंगे, बफर जोन इसको घोषित कर देंगे और पूरे एरिया के बारे में हम जानकारी इसके बारे में कर लेंगे। ठीक है, तो बफर जोन वही होता है, इसी को बफरिंग कहते हैं, इस प्रक्रिया को। इसका महत्व यह है कि यह सुरक्षा क्षेत्र या प्रभाव क्षेत्र यानी जोन ऑफ इन्फ्लुएंस को दर्शाने में काम आता है। उदाहरण के रूप में, जैसे यदि सरकार यह नियम बनाए किसी भी स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू नहीं बिकेगा, ठीक है, तो स्कूल के 100 मीटर का एरिया जो पूरा का पूरा उसके किनारे का हो जाएगा, बफर जोन कहलाएगा। वहां पर तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये ऐसे बफर जोन सेट कहता है। नदियों के किनारे का इलाका में वहां पर जो है फैक्ट्री नहीं स्थापित होगी। गंगा नदी किनारे खास करके बोल दिया गया कानपुर में, तो वो सब चीज बफर जोन में आ जाता है। ठीक है, इसी इतना इलाका रिजर्व कर दिया गया, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते आप। 100 मीटर के दायरे में तंबाकू नहीं बिकेगा, तो स्कूल के चारों ओर खींची गई वह 100 मीटर की सीमा रेखा बफरिंग कहलाएगी। इसी तरह नदियों के किनारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दर्शाने के लिए बफरिंग की जाती है। ठीक है, खंडवा की बात करेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न। इसको समझने से पहले ये चीज और ध्यान रखेंगे कि अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है इसका, तो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पेपर 1, पेपर 2 सभी का है और सभी सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री सभी का। 91 से थोड़ा नंबर बंद ही हो चुका है आपका। 99 84 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। 6 सेमेस्टर 5th सेमेस्टर की अभी भी वही प्राइस है, 150 रुपए। आप जुड़ सकते हैं। 5th सेमेस्टर का नोट्स मिल जाएगा, 6 सेमेस्टर क्लास और नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, मान लो 5th and 6th एक साथ जुड़ेंगे तो आप ही का फायदा होगा। मेरे हिसाब से 5th और 6th वाला ही आप जुड़ जाइए। ठीक है, केवल 5th का जुड़ेंगे तो आपकी फीस कितनी लगेगी? 100 रुपए। केवल 6 का भी जुड़ेंगे तो भी 100 रुपए फीस है। दोनों का एक साथ जुड़ेंगे तो वैसे होनी चाहिए 200 रुपए, लेकिन 200 रुपए ना लग करके आपके अब ऑफर में 150 रुपए में ही हो जाएगा। ठीक है, फीस आपको जमा कैसे करनी, जैसे इतना आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, इस नंबर पर आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको फीस जमा कर देनी है। अगर आपको केवल एक सेमेस्टर का यानी 5th सेमेस्टर का लेना तो 100 रुपए, केवल 6 का 100 रुपए और दोनों का एक साल देंगे तो 150 रुपए में 5th का आपका नोट्स भी मिल जाएगा और 6th सेमेस्टर वाला ग्रुप भी मिल जाएगा। उसमें भी नोट्स और पीडीएफ वगैरह जल्दी से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 6 वालों के लिए भी।
ये आपका रहेगा 6 सेमेस्टर में पूरा बीए आपका कंप्लीट हो जाएगा जब आप इसमें 150 रुपए पेमेंट करते हैं। ठीक है, 5th एंड 6th वाला सेमेस्टर पूरा। ये बात ध्यान रखिए, इसमें आपका दो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, एक माइनर, एक को करिकुलर होता है। माइनर सब्जेक्ट आपका नहीं होगा। दो मेजर सब्जेक्ट में 4 पेपर ये और 1 पेपर ये, 5 पेपर आपकी तैयारी हो जाएगी बहुत ही विधिवत ढंग से। सभी विश्वविद्यालय के बच्चे जुड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। 9984 039 139 आपका नया नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है और जुड़ना हो तभी एसएमएस करें, बिना मतलब के एसएमएस करने का कोई मतलब नहीं। आप वीडियोस आपको यूट्यूब पर ऑलरेडी फ्री में ही अवेलेबल है, तो आप वीडियोस अगर देखना है तो आप यूट्यूब पर ही देखिए। ठीक है, बाकी अगर आपको पीडीएफ के लिए पीडीएफ प्राप्त करना तो फीस है, पीडीएफ की फीस रखी गई है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें तमाम सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। जिनको भी जुड़ना है, ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले, सुदूर संवेदन के तत्वों की विवेचना कीजिए, यानी कि सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग के एलिमेंट्स बताएं। ठीक है, सुदूर संवेदन में रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया कोई एक घटना नहीं होती है। ठीक है, फिर क्या है बेटा, बल्कि यह 7 प्रमुख तत्वों की एक श्रृंखला होती है। यानी 7 प्रमुख तत्व होते हैं किसके, आपके रिमोट सेंसिंग के। जब ये तत्व एक क्रम में मिलते हैं तभी हमारे पृथ्वी की जानकारी प्राप्त होती है। पहला आपका होता है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत, सबसे पहला तत्व होता है ऊर्जा, जो कि प्रकाश से यानी सनलाइट से मिलती है। प्राकृतिक रूप से यह सूर्य होता है। ऊर्जा के बिना सेंसर जो होते हैं वस्तु को नहीं देख सकते हैं। सेंसर के लिए जरूरी होता है आपका सौर ऊर्जा का होना। ठीक है, सबसे पहला तत्व होता है आपका रिमोट सेंसिंग के लिए ऊर्जा का स्रोत कोई ना कोई होना चाहिए। इसमें से सूर्य जो है, अधिकतर सेंसर्स वगैरह जो होते हैं, फिर जो भी काम करता है, सोलर पैनल लगा होता है और उसी से ऊर्जा खींच करके काम करता है। दूसरा तत्व होता है रिमोट सेंसिंग का वायुमंडल के साथ क्रिया। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आते समय वायुमंडल से गुजरती है, जहां उनका प्रकीर्णन होता है। ठीक है, स्कैटरिंग होती है और अवशोषण भी होता है। ये भी एक तत्व होता है रिमोट सेंसिंग का। ठीक है, वायुमंडल के साथ क्रिया। तीसरा होता है लक्ष्य के साथ अंतः क्रिया। जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर किसी वस्तु जैसे पेड़ या घर से टकराती हैं तो वस्तु अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ प्रकाश सोख लेता है और कुछ को वापस फिर से भेज देता है। ये भी लक्ष्य के साथ अंतःक्रिया भी करता है सूर्य का प्रकाश। तो ये भी एक जो है सुदूर संवेदन का एक तत्व हुआ। चौथा तत्व है आपका संवेदक द्वारा रिकॉर्डिंग, यानी वापस लौटती ऊर्जा को उपग्रह पर लगे सेंसर जो होते हैं जैसे कैमरा रिकॉर्ड कर लेता है। यानी कि जब यहाँ से पृथ्वी से टकरा करके कोई चीज वापस जाती है किरणें सूर्य की, तो उसको सेंसर जो होते हैं अपने आप में देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें, कैमरा वगैरह रिकॉर्ड कर लेते हैं उसी उन्हीं चीजों को, लौट रही चीजों को। पांचवा तत्व होता है आपका डेटा का संचार। रिकॉर्ड किया गया डेटा इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के रूप में पृथ्वी पर स्थित स्टेशनों को भेजा जाता है, क्योंकि वहां पर जो उसने कैमरे ने रिकॉर्ड किया ऊपर, उसको फिर से पृथ्वी पर जो संकेतक है, पृथ्वी पर जो उसके चीजें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, वहां पर भेजा जाता है और पृथ्वी उसको, पृथ्वी पर लगी चीजें उसको ले लेती है। फिर उसके अंदर व्याख्या होती है और विश्लेषण होता है। डाटा का जो जानकारी सेंसर्स के द्वारा भेजा गया है उसकी विश्लेषण होगा, उसका व्याख्या होगी। प्राप्त डेटा को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से चित्रों या मानचित्रों में बदल दिया जाता है और इस तरीके से वो आपको एक चित्र के रूप में पूरी पृथ्वी के बारे में या पूरे घर के बारे में जानकारी मिल जाती है। सातवां होता है अनुप्रयोग तत्व। अंत में उस जानकारी का उपयोग खेती करने के लिए, वन या शहर नियोजन करने के लिए हम उस जानकारी जो हम हमको भेजी गई है संकेतक के द्वारा, ठीक है, सेंसर्स के द्वारा, उन चीजों से हम एक जंगल में लगी आग के बारे में या खेती करने के लिए इलाकों के बारे में या कहीं पर हो रही भीड़ भाड़ के इलाकों के या निगरानी रखने के लिए किसी चीज के बारे में हम कर लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर देखें इसी चीज को समझे, जैसे अंधेरे कमरे में टार्च यानी ऊर्जा का स्रोत होता है टार्च। ठीक है, टार्च जलने पर रोशनी दीवार से टकराती है और दीवार से टकरा करके हमारी आंखों में आकर के, यानी हमारी आंखें क्या है, सेंसर्स है, उन तक आती है। अब हमारी आंखें जो होती हैं, हमें दीवार दिखती है तब कब, जब हमारी आंखें जो होती है, हमारे जो मस्तिष्क से उसका काम करता है और हमको दीवार दिख जाती है। ठीक है, ठीक यही प्रक्रिया सुदूर संवेदन की होती है। सूर्य का प्रकाश जो है एक टार्च की भांति होता है, वहां से किरणें पृथ्वी पर आती, टकराती है वस्तुओं से, कुछ प्रकाश सोख लेती है उससे, कुछ को जो है परिवर्तित कर देती है और परिवर्तन के बाद में क्या होता है, वही प्रकाश आपका जो है सेंसर उसको सोखता है, सेंसर उस पर काम करता है, वो फोटो बनाता है, पृथ्वी पर वो भेजता है, डाटा जानकारी पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी के लोग उसको यूज करते हैं, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं। यही 6 तत्व होते हैं, 7 तत्व होते हैं इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है बेटा, देखिए, ब्रह्मांड में ऊर्जा तरंगों के रूप में चलती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम उन सभी तरंगों का एक समूह होता है
जिन्हें उनकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ जो होती है उसके आधार पर क्रमबद्ध किया गया है। इसके कई भाग होते हैं। प्रमुख भाग में दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, या वह भाग होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का जिसे इंसान की आंखें देख नहीं सकती। बैगनी से लाल रंग दृश्य प्रकाश होता है, जिसको आंखें देख सकती हैं, इंसान की आंखें, ठीक है। बैगनी से लाल रंग तक जो बेबिग्योर पूरा सिस्टम चलता है वो हम देख पाते हैं। इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणें, इसे हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में महसूस हम इसको कर लेते हैं। सुदूर संवेदन में इसका उपयोग वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों की पहचान करने के लिए अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त रेडियोएक्टिव तरंगों का प्रयोग करते हैं। एक ऐसी तरंगे जो हमको दिखती हैं, एक ऐसी तरंगे जो हमको नहीं दिखती। जो दिखती है वो दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट कहते हैं। जो नहीं दिखती उनको हम इंफ्रारेड कहते हैं, यानी कि ऐसी तरंगे जो हमको नहीं दिख पाती हैं। क्लियर। और कुछ ऐसी तरंगे होती हैं जैसे माइक्रोवेव, इनका उपयोग रडार में किया जाता है क्योंकि ये बादलों और बारिश को भी पार कर सकती हैं, इसीलिए इनका उपयोग रडार में हम करते हैं। रडार, ठीक है। पराबैंगनी, एक्सरे, गामा किरणें, ये बहुत शक्तिशाली और छोटी तरंगों वाली किरणें होती हैं। जैसे एक्सरे का प्रयोग हम लोग अपनी चीजों को जांचने में, से हड्डी का, अभी मैं जैसे डॉक्टर के यहाँ गया था कुछ दिन पहले, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, डॉक्टर के यहाँ गया तो एक्सरे उन्होंने किया पूरा इसका। मैंने कहा कि भाई एक्सरे कर दीजिए, ठीक है, ब्लड चेक करवा दीजिए, सब कुछ चेक करवाया, सही निकला सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही ठंडी लग गई थी थोड़ा सा, ठीक है, बाकी सब सही है। तबीयत मेरी ठीक हो रही, बढ़िया दवाई दिए उन्होंने, और अभी 2-3 बार मैं 4 बार खाया हूँ, सही मतलब लगभग में कुछ कुछ ठीक हुआ, तभी तो मैं आपके समक्ष पढ़ाने के लिए आ गया। मैं बेड पे मतलब एकदम से गिर गया था, मैं उठ नहीं, मतलब किसी तरीके से, ठंडी बहुत तगड़ी लग गई थी मेरे को, ठीक है, खांसी बहुत आ गई थी, ऐसे फेफड़ा फड़ा दर्द करने लगा था, ठीक है। और सारी चीजें बंद बंद किया, अब तो जाकर कुछ नॉर्मल हुआ है। तो मैं आपके समक्ष पढ़ाने के लिए आ चुका हूँ आज। महत्व क्या है? सुदूर संवेदन में हम अलग अलग तरंगों का उपयोग अलग अलग काम के लिए करते हैं, जैसे कि स्वस्थ पौधों को पहचानने के लिए नियर इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग किया जाता है, जो सामान्य आंखों को नहीं दिखता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सक्रिय और निष्क्रिय सुदूर संवेदन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सक्रिय और निष्क्रिय सुदूर संवेदन में क्या अंतर है? लिखेंगे, सुदूर संवेदन को ऊर्जा के स्रोत के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है निष्क्रिय सुदूर संवेदन यानी पैसिव रिमोट सेंसिंग, और दूसरा होता है निगेटिव रिमोट सेंसिंग, सॉरी निष्क्रिय, दूसरा होता है सक्रिय, एक्टिव उसको बोलते हैं। निष्क्रिय सुदूर संवेदन की बात की है तो इसमें सेंसर के पास खुद की रोशनी नहीं होती है, क्योंकि सक्रिय में होती है। यह प्राकृतिक प्रकाश यानी सूर्य की रोशनी पर डिपेंड रहता है निष्क्रिय सुदूर संवेदन। विशेषता इसकी यह है कि यह केवल दिन में काम कर सकता है, रात में फोटो नहीं ले सकता है निष्क्रिय सुदूर संवेदन, ठीक है। जबकि जो सक्रिय सुदूर संवेदन है वो रात और दिन दोनों में काम करता है, क्योंकि उसके पास खुद की ऊर्जा होती है। उदाहरण के लिए से हमारे फोन का कैमरा जो होता है, बिना फ्लैश के या लैंडसेट जैसे उपग्रह ये सब होते हैं आपके हमारे, ठीक है। जैसे हमारा फोन का कैमरा जो होता है बिना फ्लैश के, तो वो रात में नहीं काम करता है, और फ्लैश अगर जला लेते तो रात में भी वो काम करने लगता है। तो अगर वो नहीं जलता तो वो यानी कि वो सक्रिय सुदूर संवेदन क्या है? एक्टिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव रिमोट सेंसिंग की बात किया तो इसमें सेंसर अपनी खुद की ऊर्जा यानी किरणें भेजता है, और उनके टकरा करके वापस आने का इंतजार करता है। वो टकरा करके वापस आती है, फिर उसको गणना करके उसको अच्छे तरीके से सेट किया जाता है और चीजें क्लियर करी जाती है। विशेषता इसकी ये है कि यह दिन और रात दोनों समय में काम कर सकता है। एक्टिव जो आपका यानी कि एक्टिव जो किरणें होती हैं ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग, यह बादलों को भी पार कर सकता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में जैसे रडार हो गया और सोनार हो गया, ऐसे सिस्टम है रडार और सोनार के, ये चीजों को कवर कर लेते हैं। मुख्य अंतर दोनों में यही है कि निष्क्रिय प्रणाली फोटो खींचने जैसी होती है, जबकि सक्रिय प्रणाली अंधेरे में टार्च चला करके रास्ता खोजने जैसी होती है। ये मुख्य अंतर के रूप में देख सकते हैं। आगे आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, रास्टर और वेक्टर डेटा मॉडल में अंतर बताएं। रास्टर और वेक्टर डाटा मॉडल क्या होता है? देखिए बेटा, जीआईएस यानी जीआईएस में डेटा को कंप्यूटर पर 2 तरीकों से दिखाया जाता है, ठीक है। एक रास्टर मॉडल होता है, एक वेक्टर मॉडल होता है। पहला होता है आपका रास्टर मॉडल, रास्टर डेटा। इसमें पूरी तस्वीर छोटे छोटे चौकोर खानों में बटी होती है, जिन्हें पिक्सेल कहते हैं, ठीक है। उपयोग इसका यह है कि यह तापमान या ऊंचाई जैसी लगातार बदलने वाली जानकारी दिखाने के लिए अच्छा होता है। उदाहरण के तौर पर उपग्रह से ली गई तस्वीर या स्कैन किया हुआ नक्शा जो होता है वो आपका रास्टर डेटा मॉडल में आता है, ठीक है। क्या होता है इसका उपयोग? यह तापमान और ऊंचाई जैसी लगातार बदलने वाली जानकारी को दिखाने के लिए एक अच्छा साधन होता है रास्टर मॉडल, ठीक है।
इसमें पूरी तस्वीर छोटे छोटे चौकोर खानों में बटी हुई होती है जिन्हें पिक्सल कहा जाता है। ठीक है, जबकि वेक्टर डेटा मॉडल की अगर बात की जाए तो वेक्टर डेटा मॉडल क्या होता है बेटा, इसमें जानकारी को बिंदु उसमें चौकोर में बटी रहती है, इसमें एक बिंदु यानी पॉइंट्स के माध्यम से, रेखा के माध्यम से, लाइन के माध्यम से और जो है पॉलीगन यानी कि क्षेत्र के रूप में दिखाया जाता है। इसके कई बार रेखा, बिंदु, क्षेत्र के माध्यम से, जबकि वो चौकोर बिंदु चौकोर के रूप में दिखाई जाती है। इसका उपयोग यह है वेक्टर डाटा मॉडल का कि यह सड़कों, नदियों या सीमाओं को दिखाने के लिए सबसे सटीक होता है आपका वेक्टर मॉडल। उदाहरण के रूप में जैसे गूगल मैप्स पर दिखाई देने वाली सड़कों की रेखाएं जो होती हैं वो वेक्टर डेटा मॉडल के तहत आपको सड़कें दिखाई पड़ती हैं और सड़कों को बताया जाता है। तुलना दोनों की कर सकते हैं, करें। रास्टर डेटा ग्राफ पेपर पर बनी पेंटिंग जैसा होता है, जबकि वेक्टर डेटा मॉडल जो होता है ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री के चित्रों जैसा होता है। यानी एक पेंटिंग अगर बनी है तो रास्टर डाटा मॉडल पेंटिंग से आपको बना करके देता है, ठीक है, ग्राफ पेपर पर। और वही ग्राफ पेपर पर अगर वेक्टर मॉडल के देखेंगे तो वेक्टर मॉडल जो होता है रेखाओं, चित्रों के माध्यम से चीजों को दिखाएगा, ज्योमेट्री की चीजों को यानी कि बिंदु के माध्यम से, रेखा के माध्यम से ये सब दिखाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 6वां नंबर प्रश्न, सुदूर संवेदन के क्षेत्र में विभेदन यानी रेजोल्यूशन के प्रकार बताएं। विभेदन क्या होता है? देखिए, विभेदन या रेजोल्यूशन अंग्रेजी में कहते हैं, इसका मतलब है वह क्षमता जिससे सेंसर छोटी से छोटी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, उसी को रेजोल्यूशन कहते हैं। सुदूर संवेदन में 4 प्रकार के रेजोल्यूशन होते हैं, 4 प्रकार के विभेदन होते हैं। तो सेंसर छोटी से छोटी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, ठीक है, एक क्षमता, उसी क्षमता को विभेदन या रेजोल्यूशन कहते हैं। पहला होता है स्थानिक विभेदन, स्पेशल रेजोल्यूशन। स्थानिक विभेदन यह बताता है कि सेंसर कितनी छोटी वस्तु को देख सकता है। यदि रेजोल्यूशन 1 मीटर का है तो वह 1 मीटर की वस्तु स्पष्ट दिखेगी, ऐसा उदाहरण के तौर पर मान सकते हैं। यानी कितना जो है सेंसर कितनी छोटी वस्तु को देख सकता है, उसी को स्थानिक विभेदन कहते हैं। दूसरा होता है वर्णक्रमीय विभेदन, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। यह बताता है कि सेंसर कितने अलग अलग रंगों या तरंगों को पहचान सकता है, यानी कितने रंग, कितने तरंगों को, अलग अलग रंगों, अलग अलग तरंगों को पहचान सकता है। तीसरा होता है आपका रेडियोमेट्रिक विभेदन, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। यह सेंसर की रंगों की सूक्ष्म बारीकियों को पकड़ने की क्षमता रखता है। और अगला होता है आपका सामयिक विभेदन यानी कि टेम्पोरल रेजोल्यूशन। यह वह समय अंतराल होता है जिसके बाद उपग्रह वापस उसी जगह की फोटो लेने आता है। उदाहरण के रूप में समझे जैसे एक महंगे कैमरे का फोटो जूम करने पर भी नहीं फटता, ठीक है, जबकि वही छोटे कैमरे या नॉर्मल कैमरे की फोटो अगर जूम करके खींचेंगे तो फट जाएगी, ठीक है। तो रेजोल्यूशन के द्वारा जैसे कहते हैं हाई एचडी, हमारा कैमरा कितने मेगा पावर का, मेगा पिक्सल का है या इतने रेजोल्यूशन का है, तो रेजोल्यूशन जो होता है वो वही चीज दिखाता है भाई वो कितना महंगा फोन है, कितना अच्छा कैमरा है, ठीक है। उच्च स्थानिक विभेदन कहा जाता है इसी को। वैसे ही अच्छे उपग्रह भी बहुत छोटी वस्तुओं की साफ तस्वीर लेते हैं, तो यही होता है, तस्वीर फोटो के लिए ही होता है रेजोल्यूशन जो है, फोटो अच्छी दिखती है नहीं अच्छी दिखती है। जैसे कभी कभी क्या होता है बहुत अच्छी फोटो आती है तो बहुत अच्छा महंगा कैमरा होगा, बहुत पिक्सल वाला होगा, बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाला होगा, ठीक है, तो उसमें आपको चीजें अच्छी दिखेंगी। अगर कम महंगा फोन होगा तो आपकी जूम करने पर ब्लर आएगी या फोटो खींचने पर आपकी बेकार से आएगी। कुछ कैमरे ऐसे होते हैं जो सारे कलर को एकदम से सोख लेते, सारे कलर को एकदम पकड़ लेते हैं, कुछ कैमरे सारे कलर को नहीं पकड़ पाते, तो वही रेजोल्यूशन यही सब करता है, ठीक है, कितनी छोटी चीजों की फोटो खींच सकता है, कितने कलर को पकड़ सकता है, कितने प्रकार के कलरों को इकट्ठा एक ही साथ दिखा सकता है, ये सब चीजें कैमरे के आसपास। अगला क्वेश्चन, वायवीय फोटोग्राफी का विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वायवीय यानी कि जो वायु की फोटो, मतलब वायु में जो कैमरे उड़ा करके ड्रोन के माध्यम से फोटो खींचना हुआ, या हेलीकॉप्टर में गुब्बारों में फोटो लगा करके फोटो खींचना हुआ, ये सब। उत्तर लिखेंगे, वायवीय फोटोग्राफी का अर्थ है हवा में उड़ते हुए किसी प्लेटफॉर्म जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन से पृथ्वी की सतह की तस्वीरें लेने को वायविक फोटो कहा जाता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जैसे कि पहली विशेषता है विहंगम दृश्य, बर्ड्स आई व्यू। यह जमीन के किसी बड़े हिस्से को एक साथ देखने की सुविधा प्रदान करता है। विहंगम दृश्य जैसे जो चिड़िया उड़ते हुए देख लेती पृथ्वी को, वो मनुष्य नहीं देख पाता है। पृथ्वी को ऊपर से देखना, जब पृथ्वी को ऊपर से मनुष्य कब देख पाएगा, जब हेलीकॉप्टर में बैठेगा या कैमरा वहां से लगा करके फोटो हम खींच लेंगे तो, ठीक है। जो जमीन पर खड़े होकर के संभव नहीं होता है, ऐसी फोटो को देखने के लिए हमको उड़ना पड़ता है, हमको जो है ऊपर से जाकर के देखना पड़ता है, तो वो आपका होता है विहंगम दृश्य।
दूसरा होता है त्रिविमीय दर्शन, हमको कोई चीज 3 डायमेंशनल दिखती है जब हम वायविक फोटो खींचते हैं ऊपर से, ठीक है। यदि एक ही क्षेत्र की 2 अलग अलग कोणों से फोटो ली जाए तो स्टीरियोस्कोप यंत्र की मदद से उसे 3D यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में देखा जा सकता है। 3D फोटो देखी जा सकती है अगर आप जो है वायविक फोटो का प्रयोग करके फोटो लेते हैं तो। इससे पहाड़ों की ऊंचाई और गड्ढों की गहराई का पता चलता है वायविक फोटो के माध्यम से। तीसरा होता है आपका विस्तृत रिकॉर्ड, या किसी खास समय पर जमीन की स्थिति का अस्थायी रिकॉर्ड होता है। इसका उपयोग पुराने और नए मानचित्रों की तुलना करने में किया जाता है। आज से 10 साल पहले गोंडा सिटी का जो है विकास कैसा था, ऊपर से मैंने फोटो खींची, मतलब किसी ने फोटो खींची मान लेते हैं, तो गोंडा का विकास इतना था कि भाई इतने मंजिल मंजिल घर बने हुए हैं, और 10 साल के बाद में उसी गोंडे की फोटो फिर से खींची जाएगी। दोनों की तुलना करने के लिए अगर हमको करना हुआ, भाई 10 साल पहले यहाँ पर कितने मंजिले लोग बने थे, कितना कैसा था, डेवलप क्या था, तो वो 10 साल बाद में तुलना करने के लिए हमको वायविक फोटो का सहारा लेना पड़ता है। हमने आज फोटो खींच ली ऊपर से ड्रोन के माध्यम से, फिर 10 साल बाद फिर से फोटो खींच करके दोनों की फोटो में तुलना करेंगे क्या बदलाव हुआ। ऐसी जानकारी रखने के लिए हमको ऐसे वायविक फोटो की जरूरत पड़ती है। दुर्गम क्षेत्रों की पहुंच, इसके लिए भी उपयोगी है, यानी जैसे जंगल में आग लगी है तो वहां तक कैसे आप पहुंचेंगे, तो यही फोटो जाती है खींच, ऊपर से फोटो खींच लेते भाई कितने दूर तक आग लगी है, कितना दूर तक क्या है, सारी चीज जानकारी यहीं से मिल जाती है। जिन इलाकों में इंसान का पहुंचना मुश्किल है, जैसे घने जंगल या दलदल वाले एरिया में, वहां की जानकारी इससे आसानी से मिल जाती है, किसके, वायविक फोटो के माध्यम से। उदाहरण के रूप में शहर के मास्टर प्लान बनाने के लिए वायविक फोटोग्राफी का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, क्योंकि इससे हर सड़क और मकान की सटीक स्थिति दिख जाती है। और हम जब एक आवास विकास है किसी प्लान की बात करते हैं कि भाई कहाँ से कितनी गली निकालनी, कहाँ से क्या रोड निकालना है, तो उसके लिए हमको वायविक फोटो से यानी ऊपर से फोटो खींच करके हम क्लियर करते हैं कैसे कैसे क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जीआईएस का महत्व। जीआईएस की अगर बात करें बेटा, केवल एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि यह नक्शों और डेटा को आपस में जोड़ने वाली एक जादुई छड़ी है। इसका महत्व निम्नलिखित कारणों से होता है। तो भाई ये क्या है, भौगोलिक सूचना प्रणाली, जीआईएस का महत्व बताएं। देखिए पहला महत्व जीआईएस का क्या होता है, पहला महत्व जीआईएस का बेहतर निर्णय लेना। जीआईएस जो होता है ये जटिल डेटा को सरल नक्शों में बदल देता है, ताकि बहुत ही जटिल चीजों को, कठिन चीजों को हम सरलता से समझ पाते हैं, जिससे अधिकारी सही फैसले ले पाते हैं। जैसे कि बाढ़ कहाँ आने वाली है और किन लोगों को पहले निकालना चाहिए, इसकी जानकारी हमको जीआईएस के माध्यम से पता चलती है। जीआईएस ही बता देता है भाई इस एरिया, बाढ़ इतने एरिया में आएगी, इतने एरिया के लोग बाढ़ से प्रभावित होंगे, ये सब चीजें हम जान पाते हैं। लागत और समय की बचत भी होती है। पहले जो सर्वे कराने में महीनों लगते थे, जीआईएस की मदद से वे काम कुछ घंटों में पूरे हो जाते हैं। ठीक है, लागत और समय की बचत, पहले जो सर्वे करने में महीनों लगते थे, जीआईएस की मदद से वे काम कुछ घंटों में ही पूरे हो जाते हैं। क्लियर। तीसरी बात है रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण। कागजी नक्शे फट सकते हैं या खो सकते हैं, लेकिन जीआईएस डेटा को डिजिटल रूप में हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। ये भी इसका उपयोगी होता है। ठीक है, यानी कि ये रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण होता है। कागजी कागजी कभी फट सकते हैं, खो सकते हैं, लेकिन जीआईएस जो होता है रिमोट सेंसिंग, यानी कि जो आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, डेटा को डिजिटल रूप में हमेशा के लिए सुरक्षित रखता है, जानकारी आपकी बची रहती है। अगला इसका महत्व यह है, उपयोगी है, स्थानिक विश्लेषण, स्पेशल एनालिसिस। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि क्या कहाँ है और क्यों है। सब कुछ जीआईएस हमको बताता है कि भाई कोई भी चीज कहाँ पर है और वो क्यों है, पूरी जानकारी देता है। इसके उदाहरण के रूप में समझें, जैसे मान लीजिए एक नई बैंक शाखा खोलनी है, जीआईएस हमें नक्शे पर दिखा सकता है कि कहाँ आबादी ज्यादा है, उस एरिया में हम बैंक खोल सकते हैं, जिससे हमारा जो है ग्राहक ज्यादा आएगा और हमको फायदा होगा। ठीक है, दूसरा बैंक जहां पर नहीं है ऐसे एरिया को चूज करके आपको दे देगा, इससे व्यापार में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 9वां नंबर, सुदूर संवेदन और जीआईएस के अंतर संबंधों की व्याख्या कीजिए। सुदूर संवेदन और जीआईएस में बिल्कुल संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं। सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस एक दूसरे के पूरक हैं। इन्हें अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखा जाता है, माना जाता है। पहला अंतर संबंध दोनों का यह है कि डेटा का स्रोत, सुदूर संवेदन जीआईएस के लिए कच्चा माल यानी डेटा तैयार करता है। तो सुदूर संवेदन क्या करता है, जीआईएस के लिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्राप्त अगर आपको करना है तो आप जो है सुदूर संवेदन की मदद से जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। उपग्रह जो तस्वीरें भेजते हैं वे जीआईएस में डाली जाती हैं
और GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल करके उसको समझा जाता है, पढ़ने के योग्य या समझने के योग्य बनाया जाता है। जबकि रिमोट सेंसिंग क्या करता है, दूर की चीजों की फोटो खींच करके हमारे पास लाता है, उस फोटो का विश्लेषण करने के बाद में हम उस पर निष्कर्ष निकालते हैं, उसको सरल बनाते हैं, तो वो GIS करता है। तो सुदूर संवेदन जानकारी इकट्ठा करता है और GIS उसका उपयोग करवाता है, उसके बारे में बताता है। विश्लेषण की शक्ति के हिसाब से देखें तो सुदूर संवेदन केवल डेटा को देता है, यानी जानकारी कहीं कहीं अलग अलग जगहों से जानकारी इकट्ठा करता है सुदूर संवेदन और ला करके GIS को देता है। लेकिन उस डेटा का मतलब क्या है, या GIS बताता है कि डेटा जानकारी का क्या मतलब है, जानकारी का उपयोग कैसे करना है, डेटा का उपयोग उसको GIS बताता है। यानी बिना GIS के उपग्रह की तस्वीरें केवल सुंदर चित्र मात्र होती हैं, सूचना नहीं होती हैं। कुछ सुंदर चित्र से सूचना कब बनती है, जब GIS का उपयोग उसमें हम करते हैं। यानी सुदूर संवेदन से आपने फोटो तो खींच ली, लेकिन वो फोटो मात्र फोटो रह जाएगी तब तक जब तक GIS का उपयोग उस पर नहीं किया जाएगा। GIS के उपयोग से वो चीजें अच्छी मान ली जाएंगी, ठीक है, और उसका एक मीनिंग निकलेगा। तीसरा है आपका एकीकरण। सुदूर संवेदन हमें वर्तमान की फोटो देता है, जबकि GIS से हमें उस फोटो के साथ पुराना डेटा जैसे कि जनसंख्या, पुराने नक्शे जोड़ करके भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि GIS जो मतलब रिमोट सेंसिंग पहला कदम है और GIS उसका दूसरा कदम है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर समझें, जैसे कि यदि किसी जंगल में आग लगी है, जो सुदूर संवेदन हमें क्या करता है, तो जंगल में आग लगी तो सुदूर संवेदन हमें आग की लाइव तस्वीर देगा कि आग कहाँ कहाँ पर लगी है, कितने दूर पर लगी हुई है, ठीक है। और GIS क्या करेगा, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ये करेगा कि उस तस्वीर के ऊपर सड़कों का नक्शा बिछा करके बताएगा कि दमकल की गाड़ियां किस रास्ते से जल्दी पहुंच सकती हैं और कहाँ पर दमकल खड़े हो जाएंगे, तो इस एरिया पूरे के पूरे जंगल की आग को बुझाया जा सकता है। किन किन जगहों पर जो है दमकल खड़ा किया जाएगा जिससे आग पर कंट्रोल पाया जा सके। तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो क्रिया करता है डेटा को आधार पर, और डेटा इकट्ठा कौन करता है, वो करता है सुदूर संवेदन यानी GI, ठीक है। सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग डेटा को जानकारी को इकट्ठा करता है, जबकि उपयोग उसका कौन करता है, GIS करता है। बस आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका जो सुदूर संवेदन की परिभाषा दीजिए एवं इसके ऐतिहासिक विकास का सविस्तार वर्णन कीजिए। सुदूर संवेदन की परिभाषा लिखेंगे आप सभी लोग, रिमोट सेंसिंग की परिभाषा लिखिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग की परिभाषा दीजिए एवं इसके ऐतिहासिक विकास का सविस्तार वर्णन कीजिए। देखिए लिखेंगे, सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग वह विज्ञान है जो विज्ञान भी है और कला भी है। सबसे पहली बात समझिए, ये एक विज्ञान भी है, आर्ट भी है और एक मानविकी का सब्जेक्ट भी है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु के भौतिक संपर्क में आए बिना, यानी वहां पर जाए बिना ही हम परावर्तित ऊर्जा को रिकॉर्ड करके उसके बारे में सूचना को प्राप्त करते हैं। इसी को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। जैसे हमको अमृतसर के बारे में पता करना, हम अमृतसर जाए बिना ही अमृतसर की चीजों को देख सकते हैं यहाँ से, या हमको कहीं किसी जंगल के बारे में पता करना है कहीं पर, तो वहां पर जाए बिना ही हम वहां की चीजों के बारे में जान सकते हैं, वहां की चीजों के बारे में हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। यही होता है आपका रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ही, यानी एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम वहां पर जाए बिना वहां की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। रिमोट सेंसिंग यही होता है और इस जानकारी का उपयोग GIS करता है। ऐतिहासिक विकास के प्रमुख चरण देखिए, पहला प्रश्न था कि ऐतिहासिक विकास के चरण बताएं, कैसे कैसे विकास हुआ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, सुदूर संवेदन का इतिहास बहुत पुराना है और यह तकनीक समय के साथ साथ धीरे धीरे विकसित हुई है। जैसे कि प्रारंभिक क्षण जो रहा इसका क्या रहा है, प्रारंभिक क्षण शुरुआती दौर में रिमोट सेंसिंग का उपयोग कब किया गया, यानी कि 1840 से 1900 ईस्वी तक का समय काल। सुदूर संवेदन की शुरुआत फोटोग्राफी के आविष्कार के साथ हुई। तो जब फोटोग्राफी का विकास हुआ तभी सुदूर संवेदन का विकास माना जाता है। 1858 ईस्वी में गैस्पर टोर्नाचोन नाम के विद्वान ने पेरिस के ऊपर एक गुब्बारे से पहली वायवीय फोटो खींची थी और यहीं से जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की नींव कहीं ना कहीं पे रख दी जाती है। तो ये गुब्बारे में कैमरे बांध करके वहां से फोटो खींची गई पहली बार। उस समय ऊंचे स्थानों, पतंगों और कबूतरों के पैरों में कैमरे बांध करके तस्वीरें ली जाती थी, यानी कबूतर के पैर में कैमरा बांध देना या पतंगों में कैमरा बांध करके फोटो लेना या ऊंचे स्थानों पर जाकर के कहीं पर फोटो खींचना। ऐसे फोटो हम लोग खींचा करते थे सुदूर संवेदन के माध्यम, ये इस तरीके से, ठीक है। 1840 से 1900 के बीच में विश्व युद्धों का प्रभाव जो पड़ा, यानी विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में और दूसरा हुआ 1939 में, 1945 तक वो चला
1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। विश्व युद्धों का प्रभाव क्या पड़ा? 1914 से 1945 प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस तकनीक का बहुत विकास हुआ। जासूसी के लिए हवाई जहाजों से फोटो खींचना अनिवार्य हो गया था, क्योंकि जासूसी करना था कहां पर कितने सैनिक खड़े हैं, क्या क्या जानकारी। तो इसलिए द्वितीय और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है तमाम प्रकार की ऐसी चीजें हमारे सामने आई जिनका उपयोग हमको सुदूर संवेदन के माध्यम से करना पड़ा। इस सुदूर संवेदन के ही माध्यम से हमने तमाम प्रकार की चीजों को जानकारी ग्रहण करी। क्लियर? तो क्या हो गया, जासूसी के लिए हवाई जहाजों से फोटो खींचना अनिवार्य हो गया था कि भाई सेना में कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ पर खड़े हुए हैं, ये सब चीजें। इसी समय अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड फोटोग्राफी का आविष्कार भी इसी समय हो गया था विश्व युद्ध के दौरान, ताकि रात में भी दुश्मन की हलचल देखी जा सके। तो अवरक्त किरणें यानी जो सूर्य के प्रकाश से हमको नहीं दिखते, नहीं रात में भी काम करने वाली किरणें, तो उनको वो भी आ गई। यानी ऐसी फोटो रात में भी फोटो खींचने का आविष्कार यहीं से हो गया। ठीक है। उपग्रह युग यानी 1960 के बाद 1960 में अमेरिका के द्वारा पहला मौसम उपग्रह यानी जिसको आप कह सकते हैं टीरोज फर्स्ट लॉन्च किया गया। टीरोज फर्स्ट को लॉन्च किया गया कब? 1960 में अमेरिका के द्वारा। 1972 में लैंडसैट 1 के प्रक्षेपण ने संसाधनों की निगरानी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। संसाधन ने कहां पर कोयला है, कहां पर सोना है, कहां पर क्या क्या है, इनके माध्यम से पता लगाने लगे लोग। ठीक है। आधुनिक युग आता है 2020 से अब तक का समय काल। आज हमारे पास बहुत उच्च क्षमता वाले उपग्रह हैं, जैसे कि IRS, क्विक बर्ड और ड्रोन तकनीक है। अब हम कुछ सेंटीमीटर की वस्तुओं को भी अंतरिक्ष से साफ देख पाते हैं। ठीक है, बहुत ही आराम से देख पाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम उस चीजों को जान पाते हैं आधुनिक तरीके से। आज के उदाहरण के रूप में देखें तो यानी कि आज जो है बहुत सारी चीजें आसान हो चुकी हैं इनके माध्यम से। जंगल में आग लगी हो, कहीं पर कितने दूर पर बाढ़ आया है, कहाँ कहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है, बाढ़ से कितना क्षेत्र प्रभावित होगा, भूकंप से कितना एरिया प्रभावित होगा, सब कुछ हम जान पाते हैं। लैंडस्लाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, सब कुछ हम देख पाते हैं सुदूर संवेदन के द्वारा। उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं कि सुदूर संवेदन के विकास को हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हम केवल ऊंचे पेड़ पर चढ़ करके दूर का फोटो खींचते थे, फिर हमने कैमरा बनाया, फिर उसे हवाई जहाज में रखा कैमरा को कि हवाई जहाज से फोटो खींची जाए, और आज हम अंतरिक्ष में बैठे सैटेलाइट से पूरी दुनिया को अपने फोन पर देख सकते हैं। कहीं पर भी आप कुछ भी देखना हो, कोई इंटरनेट, आज कहाँ से तमाम लोग आप वीडियो मेरी देख रहे हैं, ये सब इसी सैटेलाइट का कमाल है। और आप कहीं पर लेटे लेटे किसी से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, ये सब कैमरे का ही कमाल है, ये सब सैटेलाइट का ही कमाल है, ये सब सुदूर संवेदन के ही द्वारा आप संभव हो पा रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, उपग्रहों यानी सैटेलाइट के विभिन्न प्रकारों और उनकी कक्षाओं यानी ऑर्बिट्स की प्रस्तुत विवेचना कीजिए। उपग्रह के विभिन्न प्रकार और उनकी कक्षा ऑर्बिट्स कैसे होती, कहां कहां पर सेट किए जाते हैं। देखिए, उपग्रह वे खगोलीय या कृत्रिम पिंड है जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसे सूर्य का उपग्रह, सूर्य का आपके ग्रह कौन सा है, सूर्य के चारों तरफ जो घूम देते हैं उनको ग्रह कहते हैं, लेकिन जो ग्रहों को चारों तरफ से घूमते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी को चारों तरफ से घूमता है चंद्रमा, इसलिए चंद्रमा उपग्रह है, लेकिन वो प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है। जबकि जब हम कोई मशीन बनाते हैं और हमारी पृथ्वी की चारों तरफ वो घूमती है या कहीं पर इकट्ठा रुकी रहती है, उसको हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ठीक है। सुदूर संवेदन में कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग खूब किया जाता है। इनकी कई कक्षाएं होती, कई कक्षाओं में इनको मतलब कि इकट्ठा रोका जाता है। तो कक्षाओं के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे भूस्थैतिक उपग्रह। ठीक है, ये उपग्रह पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। 36,000 किलोमीटर आप ऊंचाई पर जाएंगे तो वहीं पर जो है ये जो है उपग्रह छोड़े जाते हैं। इनकी गति पृथ्वी की घूमने की गति के बराबर होती है। पृथ्वी जितनी तेज घूमती है उसी हिसाब से ये भी घूमते रहते हैं और पृथ्वी के किसी एक बिंदु पर फोकस किए हुए रहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हमेशा आकाश में एक ही जगह पर स्थिर दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये एक ही जगह पर स्थिर इसलिए दिखाई देते हैं जो कि ये पृथ्वी जितनी तेज से घूमती है उतनी तेजी से भी घूमने लगते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उपयोग इसका यह है कि संचार, टीवी, रेडियो या फोन, मोबाइल फोन और मौसम की भविष्यवाणी जो होती है इसी के द्वारा होती है। और दूसरा उपग्रह होता है सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह। ये उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवों यानी उत्तर से दक्षिण के ऊपर चक्कर लगाते हैं। ये कम ऊंचाई पर 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। ये हर रोज एक ही समय पर एक ही स्थान के ऊपर से गुजरते हैं। ठीक है,
और इस तरीके से ये उपग्रह हमारे बारे में जानकारी देते हैं। उपयोग ये है कि संसाधनों का सर्वेक्षण करना हुआ, मानचित्र बनाना हुआ, तो इसी जो है उपग्रह के माध्यम से, सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह के माध्यम से बनाते हैं। कार्य के आधार पर अगर देखें उपग्रहों को तो कई प्रकार के संसाधन उपग्रह, जैसे भारत का IRS जो खेती और वनों की जानकारी देता है, ये भी एक उपग्रह ही है। जैसे मौसम उपग्रह जो चक्रवात और बारिश की सूचना देते हैं, मौसम बताते हैं कैसा होगा, बारिश कितनी होगी, धूप कैसे निकलेगा, ठंडी कितनी पड़ेगी, ऐसे उपग्रह मौसम उपग्रह कहलाते हैं। तीसरा होता है सैन्य उपग्रह। सैन्य उपग्रह की अगर बात करें बेटा, जैसे जासूसी करना हुआ, सीमाओं की रक्षा के लिए हुआ कि भाई हमारी सीमा में कोई प्रवेश तो नहीं कर रहा है, इसके लिए जरूरी होता है ये सैन्य उपग्रह। ये सब कार्य के आधार पर उपग्रहों के प्रकार हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि भू-स्थितिक उपग्रह एक जगह खड़ी वॉच टावर की तरह होते हैं जो पूरे क्षेत्र पर लगातार नजर रखते हैं, जबकि सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह एक गश्त लगाने वाली पुलिस गाड़ी जैसा होता है जो पूरी दुनिया का चक्कर लगा करके डेटा को इकट्ठा करता रहता है। इस तरीके से अलग अलग उपग्रहों का अलग अलग उपयोग है, अलग अलग जानकारी इनका देना, इनका जो है उद्देश्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, भौगोलिक सूचना प्रणाली के प्रमुख घटकों और कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी GIS का प्रमुख घटक कौन कौन से हैं और इसका कार्य क्या है। देखिए लिखेंगे GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कंप्यूटर पर आधारित प्रणाली यानी कि एक सिस्टम होता है जो भौगोलिक डेटा को इकट्ठा करता है और भौगोलिक डेटा को इकट्ठा करने, उसको सहेजने, उसको सेव करने, उसको जांचता है, उसको प्रदर्शित करने का काम GIS करता है। GIS के से पहले जो सुदूर संवेदन होता है, रिमोट सेंसिंग होता है, उसके माध्यम से डाटा को इकट्ठा किया जाता है, जानकारी को इकट्ठा किया जाता है और उसी जानकारी का विश्लेषण करना हुआ, उस जानकारी को सरल तरीके से प्रदर्शित करना हुआ, उस जानकारी से हमको उपयोग करना, जानकारी का उपयोग करके हमको लाभ कमाना हुआ, वो सब जो है GIS के माध्यम से होता है। GIS के कई घटक होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS के मुख्य रूप से आपके घटक है, पहला है आपका हार्डवेयर। इसमें जैसे कंप्यूटर एक हार्डवेयर है, वो भी एक उपग्रह का यानी कि GIS का ही एक उपयोग है, GIS का एक घटक है। सर्वर हो गया, स्कैनर है और प्रिंटर जैसे उपकरण जो होते हैं, ये सब हार्डवेयर के उपकरण है जो कि प्रमुख घटक है किसके, GIS के। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की बात की तो डेटा को प्रोसेस करने वाले प्रोग्राम, जैसे कि जो ArcGIS या QGIS, ये क्या है, ये सब एक कृत्रिम क्या है, ये बेटा ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डेटा को प्रोसेस करने वाले प्रोग्राम होते हैं, जानकारी को सरल बनाते हैं, प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी होते हैं ताकि जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके। ठीक है। और तीसरा होता है आपका डेटा। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है GIS का। इसमें नक्शे, उपग्रह चित्र और सांख्यिकी आंकड़े होते हैं और इससे तमाम प्रकार की जानकारी इकट्ठा की जाती है। अगला घटक है आपका प्रक्रिया, मेथड। वे नियम या तरीके जिनके आधार पर विश्लेषण किया जाता है डेटा का, जानकारी का एनालिसिस किया जाता है, उसी को प्रक्रिया कहते हैं, मेथड कहते हैं। जिन मेथड से या जिन तरीके से हमने विश्लेषण किया है डाटा का GIS में, तो GIS में एक घटक आपका क्या होता है, प्रक्रिया भी एक घटक है। ठीक है। अगला घटक आपका कौन होता है, अगला घटक है आपका मानव, पीपल। वे विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निष्कर्ष निकालते हैं वो आपके होते हैं मनुष्य। ठीक है। मनुष्य क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निष्कर्ष निकालते हैं, तो मनुष्य ये भी आपके GIS के एक प्रमुख घटक के रूप में शामिल है। तो मानव, प्रक्रिया, डेटा और साथ ही साथ में आपका क्या, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये सब जो है घटक होते हैं GIS के, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के। इसके कई कार्य होते हैं, प्रमुख कार्य लिखेंगे। डेटा इनपुट यानी कागजी नक्शों या तस्वीरों को डिजिटल रूप में बदलना, इसका काम होता है। इसके अलावा डेटा का प्रबंधन करना, जानकारी को मैनेज करना, जानकारी को डेटाबेस में व्यवस्थित करना, सही तरीके से सजाना ताकि जानकारी को बहुत ही सरल तरीके से हम जान पाए, समझ पाए। इसके अलावा अगला है विश्लेषण करना, यह बताना कि कोई घटना कहाँ और क्यों हो रही है। जैसे शराब की दुकान से स्कूल की दूरी कितनी है, बफरिंग जोन आपका होता है। तो ये कौन करता है, GIS के तहत ही सेट हो पाता, GIS के तहत ही हम चीजों को करते हैं। ठीक है। आउटपुट, सूचना को रंगीन नक्शों या 3D मॉडल में प्रदर्शित करना, यह आपका आउटपुट होता है। इन सभी के माध्यम चीजें की जाती हैं। ठीक है। उदाहरण के रूप में जैसे एक रसोई यहाँ है, मानव है, रसोई के बर्तनें हार्डवेयर है, रेसिपी यानी सॉफ्टवेयर है, इसका उपयोग करके सब्जियों यानी डेटा से भोजन तैयार बनाना। वैसे ही GIS सूचनाओं का उपयोग करके उपयोगी नक्शे तैयार करता है
लोगों के समझने के योग्य बनाता है, लोग समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं। अगला है आपका प्रश्न, आप देखेंगे प्रश्न है, संसाधन प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण में सुदूर संवेदन एवं जीआईएस के अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। सुदूर संवेदन और जीआईएस की जोड़ी आज वैज्ञानिकों के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार बनी हुई है, संसाधन के प्रबंधन के लिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, संसाधन प्रबंधन में उपयोग। देखिए, कृषि उपग्रहों के माध्यम से फसल की सेहत, बीमारियों और उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है। इससे पता चलता है कि कहाँ खाद या पानी की जरूरत है और वहीं पर हम जरूरत कर देते हैं। जल संसाधन की अगर बात की जाए, जमीन के नीचे पानी की खोज करना, सूखे के प्रभाव को मापना, ये सब जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के द्वारा ही हो सका है। खनिजों की खोज करना हुआ, यानी उन इलाकों की पहचान करना जहां जमीन के अंदर मूल्यवान खनिज दबी हुई है। ठीक है, तो ऐसे में जीआईएस या रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ही हम इन चीजों का पता लगा पाते, कहां पर कितनी धातु छिपी हुई है और कौन सी धातु छिपी हुई है। पर्यावरण संरक्षण के उपयोग में उपयोग कैसे होते हैं? ये पर्यावरण के संरक्षण में उपयोग की अगर बात की जाए तो वन संरक्षण, वनों की कटाई को रोकना और जंगल की आग यानी फॉरेस्ट फायर का पता लगाना। जंगल में कहां पर आग लगी, क्योंकि गर्मियों के महीने में आग लग जाती जंगल में आग कहां पर लगी है, जंगल कटाई कहां पर हो रही है, उन सभी के लिए जीआईएस और रिमोट सेंसिंग दोनों जो है जानकारी को प्राप्त करके उस चीज को कंट्रोल करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरी बात है, प्रदूषण पर निगरानी रखते हैं जीआईएस और रिमोट सेंसिंग। नदियों के पानी की गंदगी और शहरों की हवा में बढ़ते प्रदूषण को ट्रैक करना भी जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के द्वारा ही संभव हो पाया है और इसका प्रबंधन भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। आपदा प्रबंधन, यानी कि जैसे कोई आपदा आ गई, आपदा दो प्रकार की होती प्राकृतिक आपदा, एक होती कृत्रिम आपदा। ये आपदाएं आती हैं, लेकिन आपदाओं के आने से जान माल का खतरा कितना हुआ, कहाँ कहाँ तक लोग आपदा से प्रभावित हैं, इन सभी चीजों की फोटो लेना हुआ, ये सब वायविक फोटो के माध्यम से या इन चीजों के माध्यम से रिमोट सेंसिंग जीआईएस के माध्यम से ही संभव हो पाया है। ठीक है, तो बाढ़, भूकंप या सुनामी आने पर राहत पहुंचाने के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता कौन सा होगा, इसके लिए जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का ही उपयोग करके हम चीजों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, तटीय प्रबंधन। समुद्र के बढ़ते जल स्तर और कटाव से किनारों को बचाना भी ये आपका जरूरी होता है रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के लिए। उदाहरण के रूप में जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, तब सुदूर संवेदन ने ही बताया था कि कौन से रास्ते टूटे हैं और कहाँ के लोग फंसे हुए हैं, कहाँ पर कितने लोग फंसे, कौन सा रास्ता अच्छा है। इसके बारे में जानकारी हमको कैसे प्राप्त हुई थी? रिमोट सेंसिंग या जीआईएस की मदद से ही हमने प्राप्त किया था। इसके बिना राहत कार्य करना असंभव होता है, क्योंकि हम पता चले कि हम राहत बचाने के लिए जा रहे हैं और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो रास्ता ही टूटा हुआ है, तो वो रास्ता टूटा ना हो इसके लिए हमको जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का उपयोग करना जरूरी हो जाता था। अगला क्वेश्चन आपका, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न चरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग की अगर बात करें बेटा, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो ये बड़ा जबरदस्त तरीका होता है इसका। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, आइए जानते हैं क्या होता है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं बाबू। देखिए, जब उपग्रह यानी सैटेलाइट जो होते हैं अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरें लेता है, तो वह सीधे हमें एक साफ फोटो के रूप में नहीं मिलती है। यानी फोटो अंतरिक्ष से पृथ्वी से तस्वीर, यानी उपग्रह कोई फोटो खींचता है तो हमको सीधे फोटो के रूप में नहीं मिलती वो, वह डेटा डिजिटल नंबरों में यानी डीएन के रूप में हमको प्राप्त होता है, डिजिटल नंबर में मिलता है, डायरेक्ट फोटो नहीं मिलती। फोटो तो आकर के हमारे कंप्यूटर पर या उसमें जाकर के प्रोसेस होने के बाद ही तब बनती है। इन नंबरों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से एक अर्थपूर्ण और साफ चित्र के रूप में बदलने की प्रक्रिया को ही डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है, ये बात है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग मतलब कैसे, जो कोई कैमरा हमारा फोटो खींच रहा है तो वो पहले फोटो नहीं खींचता, वो डीएनए को कन्वर्ट करता है, लेकिन आपका मोबाइल फोन या कंप्यूटर उसको फिर अच्छे तरीके से सेट करके उसको एक अर्थपूर्ण तरीके से बनाता है। जैसे कि हमारी आंखें जो चीजों को देखती हैं तो प्रकाश के द्वारा हम, जैसे हम देख नहीं पाते, प्रकाश के द्वारा हमको चीजें दिखाई पड़ती हैं, तो वही चीज हमारा दिमाग उसको अपने हिसाब से बना लेता है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की प्रमुख चरण देखिए, पहला छवि सुधार, इमेज रेस्टोरेशन, प्री प्रोसेसिंग। उपग्रह से डेटा प्राप्त करते समय इसमें कई कमियां रह जाती हैं, जैसे कि बादलों का आ जाना बीच में या सेंसर की खराबी से लाइनें पड़ जाना। इस चरण में इन गलतियों को सुधारा जाता है। इसमें दो तरह के सुधार होते हैं। पहला है ज्यामितीय सुधार, फोटो के टेढ़ेपन को भौगोलिक स्थिति के अनुसार सीधा करना। रेडियोमेट्रिक सुधार, सूरज की रोशनी या वायुमंडल के कारण से आए धुंधलेपन को साफ करना। ये दोनों चीजें इसमें शामिल होती है। छवि वृद्धि, इमेज
इनहेंसमेंट यानी कि छवियों को अच्छा करना। इस चरण का उद्देश्य तस्वीर को देखने में बेहतर बनाना ताकि मानवीय आंखें उसे पहचान सकें, इसी को इनहेंस कहते हैं। कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग, धुंधली फोटो के रंगों को गहरा करना ताकि वस्तुएं साफ दिखे, इसी को डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। सब फिल्टरिंग, फोटो के शोर यानी नॉइस को हटाना और किनारों को तीखा करना, अच्छे तरीके से फोटो को एडिट करना, अच्छे साफ तरीके से किनारे अच्छी तरीके से दिखेंगे तो फोटो भी आपकी अच्छी दिखेगी। तीसरा होता है छवियों का वर्गीकरण करना, इमेज क्लासिफिकेशन। यह डीआईपी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को डीआईपी कहते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? छवि का वर्गीकरण करना। इसमें कंप्यूटर पिक्सल के रंगों के आधार पर जमीन की पहचान करता है। इसके दो तरीके होते हैं। पहला होता है पर्यवेक्षित तरीका। इसमें हम कंप्यूटर को पहले बताते हैं कि यह हरा रंग जंगल है, यह हरा रंग जंगल है और यह नीला रंग का पानी है, ये सब बताया जाता है। एक दूसरा है आपका अपर्यवेक्षित। इसमें कंप्यूटर खुद अपनी बुद्धि से एक जैसे दिखने वाले रंगों के समूह बना लेता है। ठीक है, एक जैसे दिखने वाले रंगों का समूह बना लेता है, वो अपर्यवेक्षित होता है। चौथा तो डेटा रूपांतरण करना। डीआईपी यानी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में डेटा रूपांतरण बहुत जरूरी है। इसमें अलग अलग स्पेक्ट्रल यानी बैंड जैसे कि लाल और इंफ्रारेड को आपस में मिलाया जाता है ताकि नई जानकारी मिल सके। उदाहरण के रूप में देखेंगे जैसे एनडीवीआई तकनीक का उपयोग करके यह पता लगाना कि फसल कितनी स्वस्थ है, ये सब इन्हीं के माध्यम से होता है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का महत्व देखेंगे, इसके बिना उपग्रह की तस्वीरें केवल नंबरों का ढेर मात्र हो जाती हैं, क्योंकि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग जो होती है उसके माध्यम से कोई चीज अर्थपूर्ण बनती, कोई इमेज अर्थपूर्ण बनती है जिसके बारे में मनुष्य जान पाएगा। अन्यथा डीएन में कोडिंग में चीजें रहेंगी, कोई समझ ही नहीं पाएगा उसको। ठीक है, या हमें झूठे रंगीन चित्र यानी एफसीसी बनाने में मदद करता है, जिससे वनस्पतियों और पानी की पहचान बहुत आसान हो जाती है। यह मानचित्र बनाने की प्रक्रिया को बहुत तेज और सटीक बना देता है। उदाहरण के रूप में समझे, जैसे हम अपने फोन में किसी फोटो को एडिट करके उसे साफ और रंगीन बनाते हैं, ठीक वैसे ही वैज्ञानिक उपग्रह की तस्वीरों को जियोग्राफी आपका डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के जरिए एडिट करते हैं, फोटो को जो सैटेलाइट से मिली हुई है और उनसे खेती, बाढ़ या शहर की सटीक जानकारी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो जैसे ही फोटो कृत्रिम उपग्रह खींचता है वो वैसे फोटो हम यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे, उसको वैज्ञानिक लोग अच्छे तरीके से सेट करके तब हमारे पास भेजते हैं ताकि हम लोग उसको समझ पाते हैं। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हुई। जिनको भी जुड़ना है पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट नेम, आपके सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। फिफ्थ एंड सिक्स्थ दोनों सेमेस्टर की फीस मात्र 150 रुपए है। फीस के लिए आपको जैसे आप एसएमएस करके व्हाट्सएप पर आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको फीस जमा कर देनी है। फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति भी जमा कर सकता है आपके संपर्क का। ठीक है, केवल फिफ्थ सेमेस्टर का नोट्स आप पीडीएफ लेना है तो आपके लिए 100 रुपए फीस है केवल, और आपको 6 का केवल जुड़ना है। ठीक है, पीडीएफ वाले ग्रुप से, तो आपके लिए फीस 100 रुपए है। पूरा 6 महीने तक की जो क्लास वगैरह होगी सभी से मिलती रहेगी। बहुत सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है, विथ आंसर, ये सब आपको फिर। लेकिन अगर आप फिफ्थ एंड सिक्स दोनों का एक साथ जुड़ेंगे तो आपका फायदा होगा कि 150 रुपए में ही दोनों का मिल जाएगा। फिफ्थ का नोट्स मिल जाएगा और सिक्स का भी नोट्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर 150 रुपए वाले फीस में। ठीक है, मेरे हिसाब से यही बेस्ट है आपका। जिनको भी जुड़ना जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर इतना व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास जो है स्कैनर भेज जाएगा, उसी पर आपको फीस जमा कर देनी है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।